Hello everyone, welcome back to the current affairs session of Hello Scholar. I hope you guys are doing well. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। Which book has bagged the prize Kamla Devi Chattopadhyay NIF Book Prize 2022? कौन सी बुक को ये प्राइज मिला है? Accidental Feminism, Gender Parity and Selective Mobility Among India's Professional Elite. Statement 2 क्या कह रही है? Whole numbers and half truth. What data can and cannot tell about modern India. Born a Muslim, some truth about Islam in India and चिपको मूवमेंट, ये कुछ किताबें यहाँ लिखी गई हैं। किसको मिला है ये प्राइज? चिपको मूवमेंट, ये किताब लिखी गई है शेखर पाठक जी के द्वारा। इस किताब को मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022। ये जो एक्सीडेंटल फेमिनिज्म, जेंडर पैरिटी एंड सिलेक्टिव मोबिलिटी अमंग इंडियाज प्रोफेशनल एलीट है, ये किताब लिखी गई है श्वेता बालकृष्णन के द्वारा। होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ, व्हाट डाटा कैन एंड कैन नॉट टेल अस अबाउट मॉडर्न इंडिया। दिस इज बीइंग रिटन बाय रुक्मणी S. Born a Muslim, Some Truth About Islam in India. It has been written by Ghazala Wahab. फाइन, ये सारी किताबें जो लिखी गई हैं और इनको भी किसी न किसी ईयर में ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड है ये दिया गया है। और जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना। चिपको मूवमेंट कौन सा मूवमेंट था, कब स्टार्ट हुआ? 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें लोगों ने they stopped the authorities to cut the trees, right? उन्होंने अथॉरिटीज़ को मना कर दिया था कि आप ट्रीज कट नहीं करेंगे। उस टाइम पे उत्तराखंड, उस टाइम पे यूपी का पार्ट था और आज के टाइम पे क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ पर ये इंसिडेंस चिपको मूवमेंट का हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग एग्जाम के लिए तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछा ही जाएगा। RBI has now categorized urban cooperative bank in India into 4 tier depending upon the deposit with the bank. यानी कि RBI ने अब क्या किया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको 4 टायर्स कह सकते हो या 4 लेवल में डिवाइड कर दिया है उनके डिपॉजिट के हिसाब से। जो UCBs हैं यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय, उनको कौन रेगुलेट करता है और कौन से एक्ट के द्वारा वो रेगुलेट होते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, द RBI, बोथ, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपको बताना है कि ये किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। बच्चों बोथ, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और जो RBI है, दोनों मिलकर इसको रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल है, RBI का भी है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का भी है, ठीक है बच्चों। अब देखो कौन से इनको 4 टीयर में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है जिसमें कि 100 करोड़ तक की जिसके पास डिपॉजिट है, दूसरा 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की जिसके पास डिपॉजिट है, और 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ की जिसके पास डिपॉजिट है, और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। फाइन, ये हो गए 4 टायर्स, यू कैन सी। नाउ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, उनको एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रजिस्टर किया जाता है। उन पर डुअल कंट्रोल होता है, यानी कि RBI जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा उसके प्रोविजन के द्वारा उसको रेगुलेट करता है। और डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि अगर वो एक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में है या उसकी ब्रांचेस अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं,
तो उसको रेगुलेट किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। विजेंद्र शर्मा, अतुल सोलंकी, द्रौपदी मुर्मू, राजेश अस्थाना। नए प्रेसिडेंट चूज करे गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। वो कौन हैं? Vijendra Sharma. He has been appointed as the new president of Cost Accountant of India. ये जो बेसिकली इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1944 में ही इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन 1959 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, यानी कि एक एक्ट पास किया गया। यानी कौन सा एक्ट? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। उसके बाद इसको री एस्टैब्लिश किया गया। ये बन जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। जिस भी बॉडी का कोई एक्ट पास किया जाता है, ठीक है, जिस भी बॉडी का कोई एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो बॉडी बनती है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। विजेंद्र शर्मा जो है वो क्या चूज करे गए हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ बेली जिफोर्ड प्राइज? बेली जिफोर्ड प्राइज 2022, इसके विनर कौन है? Patrick Redden-Keefe, Catherine Rundle, Craig Brown, Philippi Sands। सो बच्चों, कैथरीन रंडल ने एक किताब लिखी है और वो बनी है बेली जिफोर्ड प्राइज 2022 की विनर। इस प्राइज को पहले सैमुअल जॉनसन प्राइज के नाम से जाना जाता था। इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1999 में। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कि ऑल द बेस्ट स्टोरीज आर ट्रू। और ये दिया जाता है उन बुक्स को जो कि नॉन फिक्शन राइटिंग्स होती हैं। नॉन फिक्शन मतलब फिक्शन होता है जो रियलिटी नहीं होता है, और नॉन फिक्शन होता है जो कि रियलिटी होता है। इन्होंने किताब लिखी गई सुपर इन्फानाइट। इस किताब को जो है वो ये प्राइज दिया गया है बेले जिफोर्ड प्राइज टू द सुपर इन्फानाइट बुक रिटन बाय कैथरीन रंडल। ठीक है, पैट्रिक रेडन-कीफ जो है इनको 2021 में ये प्राइज दिया गया था। इन्होंने किताब लिखी थी एम्पायर ऑफ पेन, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ सेक्युलर डायनेस्टी। 2022 में मिला था। क्रेग ब्राउन को इन्होंने किताब लिखी थी 1, 2, 3, 4 द बीटलेस इन टाइम। और फिलिपी सैंड्स जो है इनको मिली थी 2016 में, ये प्राइज दिया गया था। इनकी किताब थी ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट ऑन द ओरिजिन ऑफ जीनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये इन्होंने किताब लिखी थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? वो क्या था? इलेक्टेड थे, राइट? और ये क्या है? अपॉइंटेड। Who has been appointed as the new chairperson of National Statistical Commission? National Statistical Commission के नए चेयरपर्सन कौन चूज करे गए हैं? मिस्टर शिगेरू कुवासाकी, राधा विनोद बर्मन, राजीवा लक्ष्मण करंदिकर, प्रोफेसर विमल कुमार रॉय। तो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है ना, इसके जो चेयरपर्सन है वो है राजीवा लक्ष्मण करंदिकर। इनको चूज किया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। रंगराजन कमीशन जो बिठाई गई थी, फिर उन्होंने बोला था कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की तरीके से, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था जून 2005 में। करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है? राजीवा लक्ष्मण करंदिकर। For the period of he has been appointed for the period of 3 years, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। प्लस किरण पांड्या एंड प्रोफेसर पुलक घोष को भी अदर जो मेंबर कमीशन के मेंबर्स हैं उनको भी चूज किया गया है, उनको भी अपॉइंट किया गया एज द अदर मेंबर ऑफ द कमीशन। बट चेयरपर्सन जो है वो है लक्ष्मण करंदिकर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो
एक्स ऑफिशियो, अब आप ये जान लो, जो सीईओ है नीति आयोग का, एक्स सीईओ, ठीक है, वो होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट, यानी कि जो नीति आयोग है उसका हेड कौन होगा, उसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो, अब वो कोई भी हो, जो भी होगा वो उसका हेड होगा। सो इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट, है ना। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का हेड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया सेलिब्रेटेड नेवी डे ऑन December 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के फादर किसको कहा जाता है? शिवाजी भोसले 1, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, सुब्रतो मुखर्जी और शाहजी। बताइए बच्चों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? सो बच्चों, शिवाजी भोसले 1, इनको छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेवी। जो मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ आर्मी, ठीक है। और सुब्रतो मुखर्जी जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। जो छत्रपति शिवाजी थे, ये इन्होंने अपना जो एम्पायर है, मराठा एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1674 में। एंड आई टोल्ड यू, स्ट्रिंगर लॉरेंस फादर ऑफ इंडियन आर्मी एंड सुब्रतो मुखर्जी फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाएगा। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव इज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये होगा। लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। यू हैव टू टेल मी कि लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। हम जानते हैं 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है, राइट। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन जो है वो पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब जब इतनी बात हो रही है तो लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है कर्नाटका का। कर्नाटका के बाद नंबर आता है गुजरात का। और गुजरात के बाद नंबर आता है एमपी या मध्य प्रदेश का, ठीक है। सो दीज आर द टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव होगा, इसमें ये तो सबसे पहली बात हो कि अपने आप में सबसे पहला ऐसा कॉन्क्लेव है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्लेव या फिर ऐसा कोई मीटिंग जो है वो नहीं कंडक्ट हुई थी या नहीं ऑर्गेनाइज करी गई थी। न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। सपोज अगर प्लेस आ जाती है तो आप वो देख सकते हो। और जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट हैं मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल जी हैं, वो हैं यहाँ के इस कॉन्क्लेव के चीफ गेस्ट। इस कॉन्क्लेव में क्या किया जाएगा? एक कैटलॉग रिलीज किया जाएगा जो कि बताएगा कि 30 पोटेंशियल इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। जो 30 पोटेंशियल इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं और 21 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं जो कि सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 5 हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जब आज के दिन ये जो है कॉन्क्लेव होगा, अब जब जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर हम देखेंगे कि कैटलॉग के हिसाब से कैटलॉग पे कोई क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके एक्सप्लेनेशन का। विच कंट्री विल प्रिजाइड वर्सीनार अरेंजमेंट इन 2023, ठीक है। इसकी जो चेयरमैनशिप कह सकते हो, ठीक है, वो किसकी होगी? यूएसए की होगी, ब्रिटेन की होगी, इंडिया की होगी या कनाडा की होगी? बताओ।
सो बच्चों 2023 में इंडिया की होगी प्रेसिडेंटशिप कह सकते हो या चेयरमैनशिप कह सकते हो इस वार्सनर अरेंजमेंट की। वार्सनर अरेंजमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था इस पर्पस से कि जो रीजन है वहाँ पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, ताकि जो कैसे मेंटेन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके, जितनी ज़्यादा हो सके ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। किस चीज़ में, ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इसमें हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे कि किस तरीके से आर्म्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि कंट्रीज़ को पता होता है कि ये जो XYZ कंट्री है ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है या नहीं, इसके पास एटम बॉम्ब्स हैं या नहीं, इसके पास कितने एटम बॉम्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होती है। बट दिस इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स और उनका ड्यूअल यूज़ किस तरीके से करते हैं और टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो ज़रूरी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। 1996 में इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप जो है उसकी अज्यूम करेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023। कब से, 2023 से, 1 जनवरी 2023 से। इंडिया जो है इस अरेंजमेंट का मेंबर है 2017 से। ठीक है, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है 2017 से। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट भी आ सकता है कि चेयरमैनशिप कौन संभालेगा 2023 से, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आ सकता है कि वार्सनर अरेंजमेंट, क्या इंडिया जो है वो एक मेंबर है इस अरेंजमेंट का, या फिर मेंबर है तो कब से मेंबर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड झरोखा, a compendium of Indian handicraft, handloom, art and culture at Delhi Haat, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे ऐसे कॉन्क्लेव्स और बहुत सारे बहुत सारे क्या बोल सकते हो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही हैं आजकल तो हम देख रहे हैं। और जब साल एंड होने वाला होता है ना तब तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। नाउ तो जो दिल्ली हाट जैसे जो छोटे-छोटे से, दिल्ली हाट क्या है कि दिल्ली में 2-4 ऐसे मार्केट्स हैं जो कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इन सबको प्रमोट करते हैं, वहाँ पर आपको यही सारा सामान मिलेगा। ठीक है? तो वहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एक इवेंट है झरोखा की झरोखा नाम है उस इवेंट का, वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो वो ऑर्गेनाइज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है, या फिर दिल्ली हैंडलूम कमीशन ने किया है। ठीक है, ओनली वन, या फिर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है, या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड कल्चर बोथ ने किया है, या दिल्ली हैंडलूम कमीशन ने किया है। सो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली आउट हो गया क्योंकि ये तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। सो बच्चों जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड कल्चर है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस झरोखा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर मौका दिया जाएगा 15 मतलब मोर देन 15 क्राफ्ट या फिर 15 क्राफ्ट से ज़्यादा जो क्राफ्ट है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ क्राफ्ट यहाँ पर शो केस किए जाएंगे और 9 अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे अपने क्राफ्ट को शो केस करने के लिए। और टुडे तो नहीं, फ्रॉम 2 दिसंबर से ये जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। National Clean Air City Award for cities those having population more than 10 lakh was backed by। जो नेशनल क्लीन सिटी एयर अवार्ड है ना, ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। ठीक है, तो एक कैटेगरी है जिसमें कि पॉपुलेशन है मोर देन 10 लाख एक किसी पर्टिकुलर सिटी की। तो उस कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? लखनऊ को मिला है, वाराणसी को मिला है, देवास को मिला है, या इंदौर को मिला है? बताइए बच्चों। ये अवार्ड मिला है लखनऊ को इस कैटेगरी में। ठीक है, इस कैटेगरी में किसको मिला है? लखनऊ को मिला है। सो ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, यूपी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, कॉन्फ्रेंस सीरीज ऑन वायु, द वाइटल लाइफ फोर्स। ठीक है, वायु मीन्स एयर। आजकल हम देख रहे हैं एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो बेसिकली इसी वजह से दिया जाता है कि कौन सी सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्शंस ले रही है, ताकि जो बर्निंग ऑफ बायोमास एंड सॉलिड वेस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके। जो एयर की क्वालिटी हम देख रहे हैं कि एयर की क्वालिटी है वो डे बाय डे जो है वो ख़राब ही होती जा रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो सिटी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लेती है उस सिटी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो पहली कैटेगरी थी जिन सिटीज़ में पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा, तो उस कैटेगरी में तो लखनऊ को मिला प्राइज़। सेकंड कैटेगरी थी जिसमें कि पॉपुलेशन है 3 टू 10 लाख, 3 से 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें मुरादाबाद को मिला पहला प्राइज़। और थर्ड कैटेगरी है जिसमें कि वो सिटीज़ जिसमें 3 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उसमें मिला है देवास को फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है भुवनेश्वर में, ठीक है। दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन भुवनेश्वर। फाइन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख लो। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो किसी न किसी एग्जाम में, अब ऑब्वियसली बात है कि हम देख रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग 2023 जैसे स्टार्ट होगा वैसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो। So that's all for this session. I hope you guys liked the session. Kindly like, share, comment, and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs, exam related content, and scholarship updates. Thank you, everyone. Have a nice day.